नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स पे भी चर्चा करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 19 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है अ लैंडिंग हैंड और एडिटोरियल में बताया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों की बोरिंग लिमिट्स को बढ़ाने का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन इस बोरिंग लिमिट के साथ शर्तों को लगाना, कंडीशंस को लगाना उचित नहीं है। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंक। तो ये लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ भी और जीएस पेपर 3 के साथ भी। जीएस पेपर 2 में ये भारतीय संविधान के कुछ हिस्सों के साथ लिंक होता है, जहाँ की आर्टिकल 293 विशेषतर आता है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बोरिंग को लेकर चीज़ों पे रोशनी डालता है। साथ ही साथ बोरिंग को लेकर केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी ये जुड़ा हुआ है। और जीएस पेपर 3 की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट बजटिंग से भी जुड़ा हुआ है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत पेपर 3 में आता है। तो सिलेबस के लिंकेज के बाद आइए देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल बताता है कि पिछले कई हफ्तों से कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से लगातार ये आग्रह किया है कि वे उनकी वित्त की समस्या के कारण उन पर लगाई गई राज्य कोषीय घाटे की सीमाओं में छूट प्रदान करें। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं, ज़्यादातर राज्य सरकारों के जो फाइनेंसेस हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस लॉकडाउन के चलते। और राज्य सरकारों की जो आमदनी के मुख्य जरिए हैं वो या तो शराब की बिक्री से है, या टैक्स जो लगाए जाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, या जो मोटर व्हीकल से जो टैक्स वसूला जाता है, और स्टैम्प ड्यूटीज से जो कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पे लगता है। तो ये सारे जरिए इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी हद तक प्रभावित रहे। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली जैसा राज्य, जो कि 2019 अप्रैल में जिसकी आमदनी 3,500 करोड़ रुपए की थी, और 2020 अप्रैल में लॉकडाउन के चलते ये आमदनी केवल 300 करोड़ रुपए रह गई। तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस कितने बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं पूरे देश भर में। और इसीलिए राज्य सरकारों की मांग रही है केंद्र सरकार से कि उनके उधार सीमा को बढ़ाया जाए। और अब केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और उनकी उधार सीमा को बढ़ाकर जीएसडीपी, जो कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि राज्य के स्तर पे जीडीपी, तो जीएसडीपी का 5% कर दिया गया है और ये पहले था 3%। और एडिटोरियल का कहना है कि ये अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है केंद्र सरकार के द्वारा, और इससे राज्य सरकारों को इस वर्ष अतिरिक्त 4.28 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की छूट मिलेगी। और इसके द्वारा राज्य सरकार अपनी कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए संसाधन जुटा सकेंगे और अपने जो बजटेड एक्सपेंडिचर पहले से निर्धारित है उसको भी बनाए रखने में उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन इस अतिरिक्त उधारी का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं केंद्र सरकार ने, जो कि एडिटोरियल का मानना है कि मौजूदा स्थिति में बहुत ही विवेकपूर्ण दृष्टिकोण, यानी कि एक प्रूडेंट अप्रोच नहीं लग रही है। और इसकी वजह में बताता है एडिटोरियल कि हो सकता है कि कुछ राज्य ऐसे रिफॉर्म्स को क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं हो अभी, और जिसकी वजह से वह अधिक उधार लेने के लिए अयोग्य हो जाएंगे और उन्हें अपने खर्च पर कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो केंद्र सरकार को यहाँ एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि इस उधार की सीमा को जो उन्होंने 3% से 5% बढ़ाया है, इस पे जो शर्तें लगाई गई हैं, क्या उन शर्तों पे पुनर्विचार किया जाना चाहिए या उन शर्तों को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाना चाहिए, यानी कि उनको बहुत ही कठोर ना बना के उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। और एडिटोरियल कहता है कि ऐसे वक्त में जबकि पूरा देश इस कोविड-19 के संकट को झेल रहा है, ऐसे समय में सरकार का खर्च, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही एकमात्र इंजन है जो कि अर्थव्यवस्था को चला सकता है। तो ऐसे वक्त पे राज्य सरकारों की बोरिंग लिमिट्स, यानी कि उधार लेने की सीमा पर जो शर्तें लगाई गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ये एक संकुचनकारी राजकोषीय, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल इम्पल्स को बढ़ावा दे सकती हैं, और जो कि इस समय में उचित बिल्कुल नहीं है। आइए आप देखते हैं कि कौन कौन सी शर्तें केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर लगाई है। केंद्र द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार
GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की 0.5% की अतिरिक्त उधार की पहली किश्त बिना शर्त दी जाएगी। तो ये जो 0.5% मिलेगा 3% से अतिरिक्त, तो यहाँ तो बिल्कुल कोई भी शर्त नहीं है, ये अनकंडीशनल है। लेकिन अगले 1% पे, इसके बाद वाले जो 1% पे उधार को 4 चरणों में अनुमति दी जाएगी, जो व्यापार करने में आसानी यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम, बिजली वितरण और शहरी स्थानीय निकाय यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज से जुड़ा हुआ है। तो ये जो 1% की उधार सीमा में जो बढ़ोतरी होगी, ये राज्य सरकारों के द्वारा कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, राशन कार्ड में नई स्कीम यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम और अर्बन लोकल बॉडीज में सुधार राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। तो ये जो अगला 1% उधार सीमा में बढ़ोतरी होगी, इसके लिए राज्य सरकारों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, राशन कार्ड और अर्बन लोकल बॉडीज, इन 4 क्षेत्रों में रिफॉर्म्स करने के बाद ही मिलेंगे या कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो इन चारों क्षेत्रों में रिफॉर्म्स लेके आएंगे। और राज्यों को जीडीपी के अतिरिक्त 0.5% के अंतिम किस्त को उधार लेने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे 4 सुधार क्षेत्रों में से कम 3 में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यहाँ तक आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 3% से 5% की बढ़ोतरी की गई है राज्य सरकारों की उधार सीमा में। ये जो 2% की बढ़ोतरी है, इसमें से 0.5% अनकंडीशनल है, जो सबसे पहले है। इसके बाद वाला 1% कंडीशनल है कि आप 4 क्षेत्रों में रिफॉर्म लेके आएंगे। उसमें है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, राशन कार्ड यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को आपको क्रियान्वित करना पड़ेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार करने पड़ेंगे। तो ये 1% आपको तब मिलेगा जब आप इन 4 क्षेत्रों पे काम करेंगे। और उसके बाद वाला 0.5% आपको तब मिलेगा जब आप इन 4 क्षेत्रों में से कम 3 क्षेत्रों में यानी कि 3 आउट ऑफ 4 में अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ आपको इन 4 एरियाज को जिनमें सुधार राज्य सरकारों को करने हैं, उसको याद करने के लिए एक एक्रोनिम है जो आप यूज कर सकते हैं। एक्रोनिम है प्योर, PURE। तो P से होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, U से होता है अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय निकाय, और R से है आपका राशन कार्ड यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, और E से है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इस तरीके से आप प्योर अगर याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये 4 रिफॉर्म्स राज्य सरकारों को किन एरियाज में करने हैं। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये जो शर्तें केंद्र सरकार ने लगाई हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 293 क्लॉज 1 यानी कि आर्टिकल 293 क्लॉज 1 के तहत उधार लेने का अधिकार है, और केंद्र सरकार को आर्टिकल 293 क्लॉज 3 के माध्यम से इस पे नियंत्रण रखने का अधिकार है, जिससे कि राज्य सरकारों को उधार लेने से पहले केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को राइट दे रहा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दे रहा है कि वो एक नियंत्रण रख सकते हैं राज्य सरकारों पे। और ये ऐसी राज्य सरकारें हैं जो कि केंद्र सरकार से ऋण ले रही हैं, और इसमें करीब करीब सारे राज्य सरकारें आती हैं। और एडिटोरियल बताता है कि 15वें वित्त आयोग यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि NK सिंह जी हेड कर रहे हैं, को केंद्र ने अनुच्छेद 293 क्लॉज 3 के तहत सहमति प्रदान करते समय उन शर्तों जो केंद्र राज्यों पर लगा सकती है उस पर विचार करने के लिए आग्रह किया हुआ है। लेकिन अभी तक 15वें फाइनेंस कमीशन की इस पे रिपोर्ट नहीं आई है, और केंद्र ने इस अवसर का उपयोग किया है राज्य को उधार लेने पर शर्तें लगाने के लिए, जो कि इस समय बहुत ही उचित नहीं लग रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये रिफॉर्म्स भी उतने ही जरूरी हैं, और कभी कभी शायद आपदा या विपदा का समय ही रिफॉर्म्स के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इसके अलावा किसी भी वक्त पे लोग इस तरीके के रिफॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दिमाग में वो भी बात होगी, और इसी वजह से उसने इस तरीके से राज्य सरकारों की बात भी मानी है एक तरफ, और दूसरी तरफ उन पे ये शर्तें भी लगा दी हैं कि जो राज्य इन रिफॉर्म्स को जितने अच्छे तरीके से निभाएगा उतना उसको ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। अंत में एडिटोरियल ये बताता है कि राज्य सरकारों को निसंदेह सुधारों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना ही चाहिए, और ये केंद्र सरकार का फर्ज है। लेकिन इस समय राज्यों को उधार लेने पर शर्तों को लगाने से बचा जाना चाहिए था, क्योंकि ये समय काफ़ी मुश्किल का समय है,
और राज्य सरकारों के फाइनेंसेस वित्त स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते पूरी ही अर्थव्यवस्था एकदम स्टैंड स्टिल यानी कि एकदम ठप होने के कगार पे आ गई है। और सबसे जरूरी बात यह है कि महामारी से लड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि फ्रंट लाइन, किसी भी युद्ध में जो फ्रंट लाइन होती है जहाँ की सैनिक होते हैं, तो वैसे ही राज्य सरकार इस लड़ाई जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ी जा रही है इसके फ्रंट लाइन में है और उन्हें पर्याप्त संसाधनों का आश्वासन देना केंद्र सरकार का दायित्व है। तो अंत में एडिटोरियल यही कहता है कि अतिरिक्त उधार लेने पर जो शर्तों को लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें इस अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप से उधार लेने की अनुमति मिल सके। तो केंद्र सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो सुधार उन्हें राज्य सरकारों के द्वारा करवाने हैं उसके लिए उनको प्रोत्साहन देते रहे, उन पे कुछ शर्तें जरूर लगाएं, लेकिन बाकी शर्तों को जरूर थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, उनमें थोड़ी ढील देनी चाहिए, ताकि राज्य सरकार अपने जो बजटेड खर्चे हैं उनको भी पूरा कर सके और दूसरी तरफ कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जो अतिरिक्त खर्चा उन्हें करना पड़ रहा है उसको भी करने में उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो ये था इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले देखते हैं फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार की टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार की जितनी आय है, इनकम है, उससे आप घटाते हैं सरकार कितना खर्च कर रही है। और डेफिसिट की सिचुएशन तब उत्पन्न होती है जब सरकार का एक्सपेंडिचर यानी कि ये वाला पार्ट ज़्यादा हो जाता है इनकम की तुलना में। फिस्कल डेफिसिट की संख्या को एब्सोल्यूट टर्म्स में भी कैलकुलेट किया जाता है और परसेंटेज के हिसाब से भी किया जाता है कि वो कितना परसेंटेज है जीडीपी का उस देश का। और लगातार अगर हाई फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन बनी रहती है किसी देश में, तो फिर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सरकार है वो अपनी सीमा से ज़्यादा खर्च कर रही है। और सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे को पूरा करती है ऋण लेकर, उधार लेकर। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो कुल उधार लिया जाता है सरकार के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में, वो बराबर होता है उस साल के फिस्कल डेफिसिट के बराबर। अगर इनकम 100 रुपये है और एक्सपेंडिचर 150 रुपये है, तो जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो 50 रुपये का होगा। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसको पूरा करने के लिए सरकार को बोरो करना पड़ेगा यानी कि उधार लेना पड़ेगा। और जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का है, उसके द्वारा सीमा रखी गई है फिस्कल डेफिसिट स्टेट गवर्नमेंट्स का 3% उनके जीएसडीपी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इस कानून के अंतर्गत जो सीमा रखी गई है राज्य सरकारों पर वो है 3% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, और इसी को अब सरकार ने 5% कर दिया है अभी के लिए, जिसमें कि जैसा अभी हमने देखा कि 2% की जो बढ़ोतरी है इसमें 0.5% अनकंडीशनल है। इसके बाद 1% 4 एरियाज में आप रिफॉर्म करेंगे, जो कि प्योर एक्रोनिम से हमें पता चलता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और अगर राज्य सरकार कम से कम 3 एरियाज में सफल होंगे अपने टारगेट्स को अचीव करने में, तो उनको 0.5% की अतिरिक्त उधार सीमा और मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसको शर्तों के साथ बढ़ाया गया। तो आइए अब देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये एक इंडेक्स है जिसको वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है और ये एक एग्रीगेट फिगर यानी कि एक टोटल फिगर देता है जिसमें कई सारे पैरामीटर्स को इवैल्यूएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है उनका, और जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बिजनेस करना कितना आसान है किसी देश में उसकी गणना की जाती है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो इंडेक्स है इसके 10 पैरामीटर्स हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में। तो आइए अब देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के हिसाब से क्या कहा गया है। तो वैसे ही 10 डिफरेंट डायमेंशंस जो हमने अभी पैरामीटर्स देखे उसके अंतर्गत इसमें रैंकिंग की जाती है, और न्यूजीलैंड अभी पहले रैंक पर है। सोमालिया का रैंक आखिरी है 190, मतलब ये 190 देशों को रैंक कर रही है। और भारत का रैंक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का रैंक 63 है और ये 2019 जो कि रिपोर्ट 2020 की है, लेकिन ये आपको 2019 के डेटा पे है, तो ये 2019 की रैंकिंग बता रही है 63, और भारत ने इसको इम्प्रूव किया है 77th रैंक से। तो भारत ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है इसमें। और एक और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भारत पिछले 3 सालों से कंजिक्यूटिवली जो 10 इकोनॉमीज़ हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट ला रही हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, उनमें भारत लगातार शामिल है पिछले 3 सालों से। और भारत की जो रैंकिंग है वो 4 पैरामीटर्स पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो ये 4 पैरामीटर्स देखते हैं। एक है स्टार्टिंग अ बिजनेस, दूसरा है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स,
तीसरा है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स और चौथा है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, जहाँ की इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के आने से फ़ायदा मिला है। और इस रिपोर्ट के बारे में आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जनरली अभी तक दिल्ली और मुंबई इन 2 शहरों के ही हिसाब से अपना रिपोर्टिंग कर रही थी भारत के लिए, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये कोलकाता और बेंगलुरु इन दोनों शहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो अब ये रिपोर्ट इन 4 शहरों को इवैल्यूएट करेगी। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि जो ईडीबी की रिपोर्ट है ये 2003 में पहली बार निकाली गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा और ये 190 देशों को कवर कर रही है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस टू फ्रंटियर, इसको यूज़ किया जाता है इस रिपोर्ट के द्वारा। और डिस्टेंस टू फ्रंटियर क्या होता है? ये है वो स्कोर जो हाईलाइट करता है कि किसी देश की परफॉर्मेंस और वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिस इसमें कितना गैप है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर 75 का स्कोर है किसी देश का, तो इससे पता चलता है कि वो 25 परसेंटेज पॉइंट पीछे है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस से। तो ये था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। अब आइए देखते हैं इस एडिटोरियल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल 293 के बारे में, और 293 क्लॉज 1 राज्य सरकारों को ये अनुमति देता है कि वो उधार ले सकते हैं, और 293 क्लॉज 3 केंद्र सरकार को ये शक्ति देता है कि वो इसको संचालित करे। आपसे फिजिकल डेफिसिट के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है, एफआरबीएम के अंतर्गत क्या लिमिट्स लगाई गई हैं और अभी कितनी छूट दी गई है राज्य सरकारों को, तो 3% से 5% की, और वो कैसे कैसे कंडीशनल है, कौन से 4 रिफॉर्म एरियाज सरकार ने बताए हैं इत्यादि। और जीडीपी जीएसडीपी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं और कितने कितने इस पे फिजिकल डेफिसिट की लिमिट लगाई गई है। और मेंस की अगर बात की जाए तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच फाइनेंशियल रिलेशंस यानी कि वित्तीय रिश्ते कैसे होने चाहिए और उसमें किस तरीके के सुधारों की आवश्यकता है। और दूसरा है संसाधनों की शेयरिंग से जुड़ा हुआ सवाल कि संसाधन की शेयरिंग किस तरीके से होनी चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच में, इसमें फाइनेंस कमीशन की क्या भूमिका है। तो इन सारे प्रश्नों पे आपको तैयार होना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।